सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण कथनों की। और ये महत्वपूर्ण कथन उन्होंने कुछ रीतिकालीन जो प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। ये प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। इन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो लिखा है। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण और कुछ जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कथन हैं वो आज आपके सामने लेकर आई हूँ। इन्होंने रीतिकाल के विभिन्न कवियों के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन कहे हैं, हम उन कथनों की बात करेंगे और साथ ही किस कवि के लिए उन्होंने कहा है इसकी भी चर्चा हम साथ साथ करेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी के लिए कहा है, इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। यानी कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। ये किसके लिए कहा है? चिंतामणि त्रिपाठी के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखिए, हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में कुछ कथन देकर पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है और किसके बारे में कहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद करनी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस विद्वान के लिए कहा है, किसने कहा है और क्या कहा है। तो हम आज यही बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण कथन है, चिंतामणि त्रिपाठी के लिए शुक्ल जी ने कहा है कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। चलते हैं दूसरे कथन की ओर। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। ये किसके लिए कहा है शुक्ल जी ने? ये बेनी प्रवीण के लिए कहा है। दोबारा देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बेनी प्रवीण के लिए कहा है कि भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। चलते हैं आगे। महाराजा जसवंत सिंह के लिए शुक्ल जी ने कहा है, और महाराजा जसवंत सिंह जी ने जो ग्रंथ लिखा था भाषा भूषण ग्रंथ, भाषा भूषण जो ग्रंथ लिखा था उसके बारे में शुक्ल जी का कहना है कि इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। कौन से ग्रंथ को और किसके बारे में बात कर रहे हैं शुक्ल जी? शुक्ल जी भाषा भूषण ग्रंथ के बारे में बात कर रहे हैं। और इस ग्रंथ के रचयिता थे महाराजा जसवंत सिंह जी। और उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। अगला कथन इन्होंने बिहारी सतसई के लिए कहा है। बिहारी सतसई बिहारी द्वारा रचित एक सतसई है जिसमें 100 से ऊपर दोहे इन्होंने लिखे हैं। बिहारी जी ने जो सतसई लिखी है 700 से ऊपर, 700 से ऊपर, पहले गलत बोला गया, 700 से ऊपर इन्होंने दोहे इसमें लिखे हैं। रामचंद्र शुक्ल बिहारी की सतसई के बारे में क्या कहते हैं कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई के बारे में इनका दूसरा कथन है कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी सतसई के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल जाती है। अगला कथन है बिहारी सतसई के लिए, फिर उन्होंने कहा है, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये बिहारी सतसई के लिए शुक्ल जी ने कहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आगे चलते हैं। बिहारी जी के लिए शुक्ल जी का कथन है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। किसके लिए कथन कहा है? ये बिहारी जी के लिए कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ
भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतने ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। आगे फिर उन्होंने एक कथन कहा है बिहारी जी के लिए कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। दोबारा देखिए, शुक्ल जी बिहारी जी के लिए कहते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, श्रृंगारी है, उनका कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती, नीचे ही रह जाती है। ये पंक्ति उन्होंने बिहारी जी के लिए कही है। कवि मंडन के लिए उन्होंने कहा है कि भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। भाषा इनकी बड़ी ही स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। ये कथन शुक्ल जी ने मंडन के लिए कहा है। आचार्य शुक्ल ने मतीराम के लिए कहा है कि इनका सच्चा कवि हृदय था। इनका सच्चा कवि हृदय था किसके लिए कहा है? मतीराम के लिए कहा है। किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। देखिए, ये पंक्तियाँ इसलिए हम कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, मास्टर कैडर के एग्ज़ाम में या हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम में ये पंक्तियाँ हैं वो पूछी जा सकती हैं कि किसकी पंक्तियाँ हैं, किसने कही है, किसके लिए कही है और क्या कहा है। तो मतीराम के लिए उन्होंने एक कथन और कहा है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। दोबारा देखिए, शुक्ल जी कहते हैं मतीराम के लिए कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना है वो नहीं मिलती। आगे चलते हैं। भूषण के लिए इन्होंने जो कथन कहे हैं उनके प्रति, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। भूषण के लिए शुक्ल जी ने दूसरा कथन कहा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शुक्ल जी क्या कहते हैं भूषण के लिए कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। चलते हैं आगे। भूषण के लिए इनका एक कथन और है, 2-3 कथन है भूषण के लिए। इन्होंने, आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है, ये कहते हैं कि जिसकी रचना को जनता हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। भूषण के लिए शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। एक कथन और है भूषण के लिए कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कथन है कि हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, भूषण के लिए शुक्ल जी ने कहा है। भूषण के लिए एक कथन और है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों का कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन को कोई भी कवि झूठी खुशामद नहीं कह सकता, ऐसा शुक्ल जी ने भूषण कवि के लिए कहा है। आगे चलते हैं हम। सुखदेव मिश्र के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण किसी कवि ने नहीं किया है। किसके लिए कहा है? सुखदेव मिश्र के लिए। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या कहा है? छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। ठीक है। इसके बाद देव के लिए जो शुक्ल जी ने पंक्तियाँ या कथन कहे हैं वो इस प्रकार हैं। शुक्ल जी देव के लिए कहते हैं कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। देव के लिए उन्होंने एक और कथन कहा है कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक संपूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक संपूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। देव के लिए इन्होंने एक और कथन कहा है
कि रीतिकाल के कवियों में ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। तो आरपीएससी का जो अभी लेक्चरर का जो पेपर हुआ है, कॉलेज लेक्चरर का, तो इसमें ये कथन पूछा गया था, रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। आगे चलते हैं हम। श्रीपति के लिए इन्होंने कहा है कि श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। भिखारीदास जी के लिए शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। भिखारीदास के लिए शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। आगे पद्माकर के लिए शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। यानी कि पद्माकर की तुलना किससे की है? बिहारी से। पद्माकर के लिए शुक्ल जी क्या कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ग्वाल कवि के लिए शुक्ल जी कहते हैं, ग्वाल कवि के लिए कि रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। ग्वाल कवि के लिए शुक्ल जी क्या कहते हैं कि रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षटरस है वो सुझाई पड़ी है। ग्वाल कवि के लिए अगला कथन कहते हैं शुक्ल जी की षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का है। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का है। ये शुक्ल जी ने ग्वाल कवि के लिए कहा है। ग्वाल कवि के लिए ही आगे शुक्ल जी कहते हैं कि ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था, उन्होंने भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल से संबंधित कुछ कथन कहे हैं। पहले तो हमने बात की थी रीतिकाल के कवियों के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन। अब हम बात करते हैं आचार्य शुक्ल के आदिकाल से संबंधित कथन। तो देखिए कुछ प्रमुख कथन। शुक्ल जी आदिकाल के बारे में कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। दूसरा कथन इनका देखिए कि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये लेक्चरर कैडर पंजाब में ये प्रश्न पूछा गया था कि किसने शुक्ल जी ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। आगे इनका एक और कथन है कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा था। अगली कुछ पंक्तियां देखिए। नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सधुक्कड़ी थी। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी का एक अन्य कथन क्या है? सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। बड़े ही इम्पोर्टेंट ये सारे कथन हैं शुक्ल जी के। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि सिद्धों में श्रहपाद सबसे पुराने अर्थात विक्रमी संवत 690 के हैं। यानी कि सिद्धों में सबसे पुराने कवि किसको माना है? श्रहपाद को। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे वो कबीर के बारे में कहते हैं कि कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुक्कड़ी भाषा भी। यानी कि नाथपंथियों से साखी और बानी मिले और कुछ सामग्री भी मिली और सधुक्कड़ी भाषा भी कबीर इत्यादि को मिली थी। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। आगे चलते हैं, कुछ एक कथन और इनके देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये शुक्ल जी वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देवरासो मिलती है।
सबसे पुरानी पुस्तक अगर रासो काव्य की पूछी जाए तो वो है बीसलदेव रासो। किसके अनुसार है? शुक्ल जी के अनुसार है। ठीक है। बीसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। यानी कि रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित जो पॉइंट शुक्ल जी ने लिया था कि रसायन शब्द से रासो शब्द बना है, तो वो उन्होंने बीसलदेव रासो के आधार पर लिया था। उन्होंने कहा है कि बीसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो शब्द हो गया। आगे वो बीसलदेव रासो में आए हुए 1272 का अर्थ स्पष्ट करते हुए 1212 अर्थ है वो लेते हैं। और इसके बारे में कहते हैं बीसलदेव रासो के बारे में शुक्ल जी कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। बीसलदेव रासो के लिए अगला कथन है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। अगर पूछ लिया जाए कि शुक्ल के अनुसार बीसलदेव रासो की भाषा कौन सी है, तो हम ये कहेंगे कि वह साहित्यिक नहीं है, वह राजस्थानी है। और डिंगल के लिए शुक्ल जी का कथन है कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख कथन थे शुक्ल जी के, कुछ रीतिकालीन कवियों के बारे में और कुछ आदिकाल के बारे में। तो इन्हें दोबारा से पढ़कर सुनकर आप साथ साथ नोट करके अपने नोट्स बनाइएगा। धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।